हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आइए, जब वो बाहर बारिश हो रही है, शायद बारिश की आवाज़ आपको सुनाई भी दे, उस वक्त मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एंजाइम कैटालिसिस। तो सबसे पहले टॉपिक बना लीजिए स्टूडेंट्स, एंजाइम कैटालिसिस, एंजाइम उत्प्रेरण। सबसे पहले तो आपके मन में जो पहला प्रश्न है वो है व्हाट इज एंजाइम। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन, इसका जवाब है, जवाब ये है कि आपने उत्प्रेरक पढ़ा। उत्प्रेरक और एंजाइम बोथ आर सेम। अंतर सिर्फ इतना है कि जब सजीवों के शरीर में कोई प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो उसमें उत्प्रेरण का कार्य करने वाला जो पदार्थ होता है उसी उत्प्रेरक को एंजाइम कह देते हैं। मतलब एंजाइम अलग से चीज नहीं है, सजीवों के शरीर में होने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने वाले उत्प्रेरक को ही एंजाइम कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई पेड़ पौधा सजीव है, हम लोग भी ऑल आर, सब लोग सजीव हैं, जीव जंतु, उनके शरीर में प्रक्रियाएं होती हैं ना, सैकड़ों प्रक्रियाएं होती हैं, सैकड़ों। उनको भी उत्प्रेरित करने की जरूरत होती है, तो उस उत्प्रेरित करने वाले पदार्थ का नाम है एंजाइम। लेकिन थोड़ा और डिटेल में परिभाषा तो लिखेंगे ही, तो डिटेल में सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स कि एंजाइम के बारे में जानिए कि एंजाइम जटिल यौगिक है। सबसे पहला बात याद रखिएगा, ये क्या है, तो जटिल यौगिक है। अब जब आपके मन में ये जब आ गया आपके दिमाग में कि जटिल यौगिक है, तो आप जानना चाहेंगे कि जटिल यौगिक किससे बना हुआ है। तो नाइट्रोजन युक्त है। नाइट्रोजन युक्त। तो क्या ये केवल नाइट्रोजन से बना हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं है स्टूडेंट्स, ये है कार्बनिक यौगिक। तो आप जानिए कि ये कार्बनिक है। अब जाके कहानी क्लियर हुआ। कार्बनिक यौगिक है जिसमें नाइट्रोजन है और जटिल यौगिक कार्बनिक यौगिक। फिर एक और मैं बात आपको यही बता देना चाहूँगा कि ये प्राप्त कहाँ से होते हैं। तो ये प्राप्त होते हैं किसी भी जीवित पेड़ पौधों या जंतुओं से। तो ये कहाँ से मिलते हैं? तो जीवित पौधों एवं जंतुओं। इसी को जोड़ दीजिए, बस एंजाइम का परिभाषा हो गया। क्या कहेंगे कि एंजाइम नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होता है जो जीवित पेड़ पौधों या जंतुओं से प्राप्त होता है, यानी और पौधों से प्राप्त होता है। एक बार फिर से मैं बोलूँगा, देखिए, एंजाइम जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होता है जो जीवित पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त होता है। तो आइए लिख देते हैं पहला पॉइंट एंजाइम के बारे में। एंजाइम नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होता है जो पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं से, ध्यान रहे पेड़ पौधों मतलब जीवित पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं से प्राप्त होता है।
प्राप्त होता है। या पेड़ पौधे जीव जंतु में पाया जाता है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? अब आइए, उसके बाद एंजाइम के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात है। जब थोड़े और डीप में जाइएगा तो पता चलेगा कि एंजाइम प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन। तो प्रोटीन कई प्रकार के होते हैं, उसमें से जो उच्च अणुभार वाले प्रोटीन होते हैं ना, ग्लोबुलर प्रोटीन, वो एंजाइम होते हैं। तो लिखेंगे एक लाइन और, एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन कहने का मतलब उच्च अणुभार वाले प्रोटीन होते हैं। मैं इसको थोड़ा और सिंपल भाषा में अगर लिख दूं तो ये कहूंगा, एंजाइम उच्च अणुभार वाले प्रोटीन्स होते हैं जो, एक और महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा, जल में जब घुलेंगे ना तो कोलाइडी विलयन बनाते हैं। जो जल में घुलकर, कोलाइडी विलयन के बारे में इसके बाद वही पढ़ना हम लोग को, जल में घुलकर कोलाइडी विलयन बनाते हैं। कोलाइडी के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ना है, विलयन बनाते हैं। एक और यहां पर क्वेश्चन हो रहा है कि उच्च अणुभार माने कितना अणुभार? तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एंजाइम एक ऐसे प्रोटीन होते हैं, माने ग्लोबुलर प्रोटीन समझ जाइए, जिसका अणुभार जो है लगभग से लेकर इतना ये ग्राम पर मोल होता है। 15,000 से लेकर के और 10 लाख ग्राम पर मोल इसके अणुभार हो सकते हैं एंजाइम का। मतलब सीधे से समझ जाइए कि एंजाइम कुछ नहीं, प्रोटीन है, उच्च अणुभार वाला प्रोटीन। आप देख पा रहे हैं यहाँ हमने लिखा है कि ये ग्लोबुलर प्रोटीन है, एक ऐसा प्रोटीन जो जल में घोल दीजिए तो क्या बना देगा? कोलाइडी विलयन बना देगा। स्टूडेंट्स, हम लोग इसके बारे में अभी मैंने आपको कहा बहुत डिटेल पढ़ने वाले हैं। और कुछ बातें, चूंकि ये एंजाइम जो होते हैं ना, पेड़ पौधों में पाए जाते हैं, जीव जंतुओं में पाए जाते हैं, सजीवों में पाए जाते हैं, अतः एंजाइम को बायोकेमिकल कैटलिस्ट कहते हैं। एंजाइम इज ए बायोकेमिकल कैटलिस्ट। तो यहीं पर मैं नीचे एक लाइन लिखना चाहूंगा, सॉरी, is बायोकेमिकल, एंजाइम क्या है? तो जैव रासायनिक उत्प्रेरक। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? जैव रासायनिक उत्प्रेरक, बायोकेमिकल कैटलिस्ट। मतलब सजीवों के शरीर में उत्प्रेरण का कार्य करने वाला उत्प्रेरक। समझ में आया? एकदम सिंपल है। सजीवों के शरीर में उत्प्रेरण का कार्य करने वाला उत्प्रेरक का नाम ही क्या है? तो एंजाइम है। एंजाइम के बारे में और 2-3 बातें, और फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं तो कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। तब तक आप इसे नोट करिए स्टूडेंट्स। आइए स्टूडेंट्स, अब और कुछ एंजाइम के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु और फिर उसके एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये जानिए कि एवरी बायोलॉजिकल प्रोसेस,
जो सजीवों के शरीर में जो प्रत्येक बायोलॉजिकल जो रिएक्शन होते हैं ना, उसके लिए एक अलग एंजाइम की आवश्यकता होती है। बात समझ में आया? सजीवों के शरीर में होने वाली प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया के लिए एक अलग एंजाइम की जरूरत पड़ती है। सीधे से समझ लीजिए। तो लिखते हैं इसको, प्रत्येक जैविक अभिक्रिया के लिए एक अलग प्रकार की आवश्यकता होती है। इसका मतलब समझ रहे हो कि एक एंजाइम केवल एक ही जैविक जो रिएक्शन है उसको उत्प्रेरित करेगा, दूसरे में वो निष्क्रिय हो जाएगा। मतलब यह भी स्पेसिफिक इन नेचर होता है। अब आप जानिए आश्चर्य, इससे भी ज़्यादा आश्चर्यजनक बातें, एक जो कोशिक, इसका मतलब कि सैकड़ों प्रकार के एंजाइम की जरूरत है। तो आप यह जान लीजिए कि एक कोशिका में लगभग 3000 एंजाइम की आवश्यकता होती है। एक कोशिका में औसतन 3000 प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। मतलब हुआ कि इतने प्रकार की उसमें रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। अब जानिए कि एंजाइम तो पेड़ पौधों से, जीव जंतुओं से प्राप्त होता है, ये बात सही है। कुछ एंजाइम जीवित कोशिकाओं से जो है शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में प्राप्त किया जा चुका है। हाँ, यह भी बात है कि 1969 में पहली बार एंजाइम को प्रयोगशाला में भी बनाया गया। एक बात और याद रखिएगा कि एंजाइम बहुत ही प्रभावशाली उत्प्रेरक होते हैं। एंजाइम बहुत ही प्रभावशाली उत्प्रेरक होते हैं। अगर एंजाइम न हो जीवित शरीर में तो फिर जीवित शरीर का किसी प्रकार का जो ग्रोथ है वो संभव नहीं है। यह जीवित शरीर के लिए आवश्यक ही नहीं, अत्यंत आवश्यक होते हैं। यह जीवित शरीर चाहे इंसान हो, जीव जंतु का हो या पेड़ पौधों का हो। अत्यंत आवश्यक होते हैं। अब आइए स्टूडेंट्स, एक दो बातें और में से हम ये कहेंगे कि एंजाइम जो है पेड़ पौधों और सजीवों से तो प्राप्त होता ही है। पहली बार एंजाइम प्रयोगशाला में कब बनाया गया? तो 1969 में। और जीवित कोशिका से शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में प्राप्त किया जा चुका है। को पहली बार प्रयोगशाला में बनाया गया। अब आइए कुछ एग्जाम्पल एंजाइम के, तो पहले इतनी नोट कर लीजिए, फिर एग्जाम्पल लिख देते हैं। आइए स्टूडेंट्स, एंजाइम के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। केन शुगर, आपने नाम सुना है, C12, H22, O11, ये एग्जाम्पल हो गया।
एंजाइम कैटालिसिस का। तो C12H22 इसमें पानी मिला दीजिए। जब पानी मिलाइएगा तो स्वाभाविक तौर पर ये एक्वस हो गया। अगर आप इसमें इन्वर्टेस एंजाइम मिला देते हैं तो ये बन जाता है बड़ा ही खूबसूरत सा चीज है स्टूडेंट्स, ग्लूकोस और फ्रुक्टोस। C6H12O6 एक्वस प्लस C6H12O6। आप जानते होंगे कि ग्लूकोस और फ्रुक्टोस दोनों के लिए जो केमिकल फार्मूला होता है ना, जो मोलिकुलर जो फार्मूला है, मोलिकुलर फार्मूला दोनों सेम है। हाँ, आगे इसके बारे में बड़ी डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, कैसे होते हैं, दोनों के प्रॉपर्टीज अलग अलग होता है, हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये मान लीजिए ग्लूकोस हो गया और ये फ्रुक्टोस हो गया। तो हमने यहाँ से क्या सीखा? हमने सीखा कि ये केन शुगर है। केन शुगर में अगर आपने क्या इसका इन्वर्टेस मिलाया जलीय करके तो ये ग्लूकोस और फ्रुक्टोज में बदल जाता है। एक और मजेदार बात, ये जो ग्लूकोस है ना, C6H12O6 एक्यूट, अगर इसमें आप जायज मिला दीजिए, जायज, ये हो गया आपका क्या चाहिए, एंजाइम, तो ये बदल जाएगा अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल जिसको आप वाइन कहते हैं, और ये CO2, ये हो गया आपका वाइन। इसका मतलब कि आप केन शुगर से वाइन बना सकते हैं। कैसे? तो केन शुगर में इन्वर्टेस मिलाना है, इन्वर्टेस जो होता है ईस्ट से प्राप्त होता है, स्टूडेंट्स याद रखिएगा, और फिर ये बदल जाएगा ग्लूकोज में, ग्लूकोज से कहाँ आपने फिर इसमें जाइमेज मिला दिया और ये किस में कन्वर्ट हो गया, वाइन। यही वाइन बनाने की प्रक्रिया हो गई। अब आइए दूसरी चीज समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास माल्टोस है तो देखिए उसका भी सूत्र जो है वही है C12H22O11। इसको एक्वा करिए, जल मिलाइए और माल्टेस, ये हो गया माल्टोस। स्टूडेंट्स ये बदल देगा इसको किसमें, ग्लूकोज में, C6H12O6। अंतर केवल ये है, देखिए ध्यान दीजिए, केन शुगर को इन्वर्टेस ग्लूकोज फ्रुक्टोज दोनों में बदलते हैं, और सेम ही देखिए मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है ना। माल्टोस को माल्टेस जो होते हैं वो केवल किस में बदलते हैं, ग्लूकोज में, याद रखिए ग्लूकोज है। तो आप चाहें तो इस ग्लूकोज से भी आप यहां से वाइन बना सकते हैं। इसमें क्या मिला दीजिए, जाइमेज। ये आप चाहते तो यहां से ही सीधे आप लिख सकते थे। समझ में आया? तो इस तरह से आप वाइन का निर्माण कर सकते हैं। केन शुगर रहेगा तब भी, अगर आपके पास माल्टोस रहेगा तो भी, इस दोनों से आप बना सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट बात है, अगर आपके पास यूरिया है, NH2CO NH2, ये हो गया यूरिया, H2 एक्वस हो गया। तो यूरेज नाम के एग्जाम जो होते हैं ना, इसको बदल देते हैं अमोनिया और CO2 में। ये बदल जाता है किसमें, अमोनिया और CO2 में। एक दो और एग्जाम्पल लिखते हैं। इसका मतलब कि यूरेज ये एंजाइम हुआ, ये एंजाइम यूरिया को कन्वर्ट कर दिया कहाँ, तो NH2 और CO में। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको याद रखना होगा कि कौन सी अभिक्रिया को कौन सा एंजाइम किस में बदलता है। इसे नोट करिए और एक दो और लिखते हैं एग्जाम्पल।
तो स्टूडेंट्स बताओ, दूध पीना पसंद है? नहीं पसंद हो तो भी पीना है, दूध बहुत ही काम की चीज़ होती है, याद रखना। तो जो दूध होता है ना, दूध, ये नेक्स्ट एग्जांपल हो गया। इस दूध को, दही पसंद है कि नहीं बोलो? दही में बदलने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है और उस एंजाइम का नाम है, याद रखिएगा, लैक्टोबैसिली। तो याद रखना है कि दूध दही में बदलने के लिए क्या जरूरी है? लैक्टोबैसिली, कहीं कहीं लैक्टिक बैसिली भी लिखा रहता है। तो ये लैक्टोबैसिलस जो होते हैं एंजाइम, इसको बदल देते हैं दूध को, किसमें? दही में। अब आइए एक और काम की चीज, अब प्रोटीन है आपके शरीर में और ये मान लीजिए कि इन स्टोमक है, पेट में है। तो इस प्रोटीन को पेप्सिन जो होते हैं ना, पेप्सिन नाम का एंजाइम बदल देता है पेप्टाइड में, पेप्टाइड। तो प्रोटीन बदल गया किस में? तो पेप्टाइड में। कहाँ है वो प्रोटीन? है स्टोमक में। किसने बदला? तो पेप्सिन ने बदला। अब आइए, अगर यही प्रोटीन अगर इंस्टेटिन में होता तो इसको ट्राइप्सिन जो है बदल देता है एमिनो अम्ल में। एमिनो जो अम्ल है ये अमीनो एसिड में। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको कुछ बात याद रखना होगा। देखिए, पेप्सिन इसी प्रोटीन को बदल दिया कौन सी में? पेप्टाइड में। लेकिन ध्यान रखिए कहाँ? स्टोमक में है। तो यही प्रोटीन अमीनो एसिड में बदल गया, लेकिन उसको किसने बदला? तो ट्राइप्सिन ने। तो ये बात आपको याद रखना होगा कि ये भी प्रोटीन ही है, वो भी प्रोटीन। देखिए, दोनों अलग अलग जगह पे अलग अलग एंजाइम मिला, उसको अलग अलग प्रोडक्टों में बदल दिया। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स, एक छोटा सा वीडियो था, आपको बात समझ में आई होगी। फिर अगले वीडियो के साथ अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए।